चलो बच्चों, तो आज हम लोग एसपी में लास्ट चैप्टर देखे ना। हमारा एसपी का आखिरी चैप्टर है आज, चैप्टर नंबर 7, जो चैप्टर का नाम है डिसॉल्यूशन ऑफ अ कंपनी। भाई एसपी में जो भी कंपनी के बारे में हमने आगे के चैप्टर समझे, अब आखिरी हमारा चैप्टर आता है डिसॉल्यूशन का। डिसॉल्यूशन मतलब सिंपल आपको भी ध्यान है कि डिसॉल्यूशन मतलब भाई कंपनी को बंद करना। ठीक है, देखो कंपनी जो है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है। इसकी वजह से कंपनी की डेथ वो नेचुरली तो हो नहीं सकती हमारी तरह, है कि नहीं। ठीक है ना, वो आर्टिफिशियल पर्सन है। कहते हैं ना भाई, कंपनी क्रिएटेड बाय लॉ एंड एंडेड बाय लॉ ओनली। कि कंपनी जो है वो लॉ से, एक कानून से लीगली ही शुरू होती है और लीगली ही उसको खत्म भी करना पड़ता है। ठीक है, कोई भी रीजन हो, जो रीजन हम इस चैप्टर में समझेंगे भी, कि जब कंपनी को लीगली बंद करना हो तो उसे हम लोग डिसॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, ये सिंपल वे में कहते हैं ना कि भाई वाइंड अप करना। जब जो है वो कंपनी के मेंबर्स, शेयर होल्डर्स, या कभी कंपनी एकदम लॉस में चली जाती हो तो बाहर के क्रेडिटर्स या कोर्ट भी जो है वो ऑर्डर देती है कि बस भाई अब कंपनी बंद करो, अब कंपनी नहीं चल रही है आपकी। ठीक है, कोई भी ऑर्डर देता हो या कंपनी के मेंबर्स ही खुद ही जो है वो मानते हो, जो सब इस चैप्टर में रीजन हम समझेंगे। कोई भी रीजन से जब जो है वो कंपनी में सिचुएशन आ जाती हो कि बस अब ये कंपनी लीगली आगे और नहीं बढ़ेगी, तो उसे वाइंड अप करना पड़ता है। वही वाइंड अप की प्रोसेस वो डिसॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है ना, वाइंड अप करना मतलब कि सब बंद कर देना। जिसमें क्या किया जाता है, सबसे बेसिक होता है कि कंपनी में उस वक्त जो भी एसेट्स वगैरह हमारे पास पड़े हुए हैं, वो सब एसेट्स जो है वो बेच देते हैं। जितने भी एसेट्स है वो बेच देते हैं। ये आप लोग अकाउंट में भी पढ़ते थे, अकाउंट में भी आता था ना डिसॉल्यूशन। ठीक है, तो जब भी कंपनी में डिसॉल्यूशन की बारी आ रही है, कंपनी वाइंड अप करनी है हमें, तब उस वक्त कंपनी में जितने भी एसेट्स हैं वो सब एसेट बेच देते हैं। ठीक है, उसमें से जो भी अमाउंट रियलाइज हो, जो भी अमाउंट रियलाइज हो मतलब जो भी अमाउंट मिल रही है उसमें, उसमें से जो भी हमारी लायबिलिटीज हैं वो लायबिलिटीज को पे कर देते हैं। उसके बाद अगर कुछ बच रहा है तो वो कंपनी के मेंबर्स हुए, शेयर होल्डर्स हुए, उनको बांट देते हैं फिर। ठीक है ना, तो कंपनी वाइंड अप, कि कंपनी बंद हो गई उससे, है कि नहीं। लेकिन कंपनी इस तरह से पूरी बंद हो जाती है। लेकिन अगर कंपनी में लॉस है, कंपनी डेब्ट में है, कि बहुत बड़े कर्जे में है, सब एसेट्स वगैरह बेचने पर भी कंपनी का कर्जा नहीं उतर रहा है, तो कंपनी का कामकाज तो बंद हो जाएगा, पर उसका एग्जिस्टेंस अभी भी रहेगा जब तक उसका पूरा कर्जा न उतर जाए। ठीक है, कंपनी का कामकाज बंद हो जाएगा लॉस अगर में हो तो। अगर मतलब कि कंपनी बंद हो रही है क्योंकि बहुत बड़ा लॉस आ गया है, कर्जा हो गया है, तो कोर्ट ही ऑर्डर देती है कि नहीं भाई अब इतने बड़े लॉस में कंपनी को नहीं चलाना है, बंद कर दो। तो कंपनी तो बंद हो गई, उसका कोई कामकाज नहीं होगा, ना प्रोडक्शन, ना कोई एक्टिविटी, कुछ भी नहीं। लेकिन कंपनी का एग्जिस्टेंस रहेगा, तब तक रहेगा लीगल एग्जिस्टेंस जब तक कंपनी का पूरा कर्जा खत्म नहीं हो जाता। बराबर ना भाई, क्रेडिटर को देना बाकी है, डिवेंचर होल्डर्स को देना बाकी है, और किसी को देना बाकी है, बैंक की लोन बाकी है। तो जब तक कंपनी के मेंबर्स या कंपनी के ऑनर ये सब चीजें नहीं चुका देते, तब तक कंपनी का एग्जिस्टेंस रहता ही है उसमें। ठीक है ना, जब कर्जा पूरा खत्म हो गया तो कंपनी खत्म हो गई। बराबर, जिसमें हम लोग वैसे पढ़ते थे ना कि कंपनी के जो मेंबर या ऑनर्स होते हैं उनमें किसी किसी की अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। ये 11 से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग कि भाई कंपनी के मेंबर या ऑनर्स की कैसी लायबिलिटी रहती है, अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब कि भाई अगर कभी लॉस हो रहा है और कंपनी बंद करने की बारी आ रही है, तो उनको अपने पर्सनल एसेट्स, घर की चीजें बेचकर भी कर्जा उतारना पड़ता है। बरोबर, नहीं तो कोर्ट केस उनके ऊपर चलता रहता है, या तो उन्हें जेल में जाना पड़ता है फिर। समझ आ रही है बात। ठीक है, तो ये डिसॉल्यूशन हुआ, ये कंपनी का वाइंड अप हुआ। सिंपल डेफिनेशन में भी समझो तो भी यही कहते हैं कि वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी इज द प्रोसेस वेयर बाय इट्स लाइफ इज एंडेड। वाइंडिंग अप वो प्रोसेस कहलाती है कि जहां कंपनी की लाइफ खत्म हो गई, मतलब उसका लीगल एग्जिस्टेंस खत्म हो गया फिर, एंड इट्स प्रॉपर्टी एडमिनिस्ट्रेटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ इट्स क्रेडिटर एंड मेंबर्स। और उसकी जो भी प्रॉपर्टी है, मतलब कंपनी के जो भी एसेट्स हैं, वो एडमिनिस्ट्रेटेड, उनको एडमिनिस्टर किया जाता है, मतलब उनको मैनेज किया जाता है। किसके लिए? फॉर द बेनिफिट ऑफ क्रेडिटर एंड मेंबर्स। क्रेडिटर और मेंबर्स के लिए वो प्रॉपर्टी यूज की जाती है। जो मैंने आपको प्रोसेस बताई कि कंपनी की जो भी प्रॉपर्टी, जो भी एसेट्स रहेगी, वो सब एसेट्स को बेचकर उसमें से सबसे पहले क्रेडिटर या जो भी लायबिलिटी होगी उन्हें पे करेंगे, फिर कुछ बचेगा तो वो उनके मेंबर्स को देंगे। बरोबर,
तो ये पूरी प्रोसेस कहलाती है वाइंडिंग अप प्रोसेस, या तो डिसोल्यूशन कहलाता है वो कंपनी का। समझ आ रहा है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट ध्यान में आ रहा है ना। अब ये डिसोल्यूशन कैसे होता है तो उसके मेन मोड समझ ले। चैप्टर एकदम सिंपल है और छोटा सा चैप्टर है हमारा, जिसमें सिंपल वे में समझाया हुआ है कि डिसोल्यूशन कैसे होता है, उसके मोड, उसके टाइप, डिसोल्यूशन के टाइप कैसे होते हैं। तो जनरली डिसोल्यूशन दो तरह के होते हैं, एक कंपलसरी वाइंडिंग अप। कंपलसरी वाइंडिंग अप कंपलसरी तब होता है कि जब जो है वो कोर्ट ऑर्डर देती है, कोई भी रीजन से, जो रीजन हम समझेंगे ही। जब कोर्ट का ऑर्डर आ जाता हो, गवर्नमेंट का ऑर्डर आ जाता हो कि भाई ये क्या कर रहे हो कि कंपनी को बंद कर दो, ये चीजें सही नहीं है, कोई भी रीजन से, जो सब रीजन हम लोग समझेंगे उसमें, तो उसे कंपलसरी वाइंड अप कहते हैं। कि जब गवर्नमेंट का या तो कोर्ट का ऑर्डर आ जाता हो कि बस अब बंद करो, अब नहीं चलाना है कंपनी को, बराबर, तो वो कंपलसरी वाइंड अप है। और दूसरा वॉल्यूंटरी वाइंड अप है ना, या वॉल्यूंटरी वाइंडिंग अप। तो वॉल्यूंटरी मतलब अपनी इच्छा से होता है। कोई भी सिचुएशन होती है, जो भी सिचुएशन हम भी समझेंगे अभी, कि ऐसी सिचुएशन जिसमें कंपनी के मेंबर्स वो खुद ही जो है वो नक्की करते हैं कि बस अब आगे कंपनी नहीं चलानी। सरकार या कोर्ट बोले कि ना बोले, खुद ही नक्की कर दिया जाता है कि अब आगे इसे नहीं चलाना है, वो वॉल्यूंटरी वाइंड अप कहते हैं। बराबर, जिसमें आता है वॉल्यूंटरी वाइंडिंग अप बाय मेंबर्स, या तो मेंबर्स के थ्रू वाइंडिंग अप होता है, या तो फिर बाय क्रेडिटर्स। ठीक है ना, जो क्रेडिटर जिनसे हमने उधार लिया है, कभी वो कहते हैं। क्यों ये कहते हैं वो रीजन हम चैप्टर में समझेंगे। बराबर, और चैप्टर सिंपल ही है, इतना ही टॉपिक के ऊपर टिका हुआ है हमारा चैप्टर, कि भाई अगर वाइंडिंग अप करना है, डिसोल्यूशन करना है, कंपनी बंद करनी है, तो क्या क्या रीजन हो सकते हैं, वो रीजन हमें समझने। जिनमें सबसे पहले वही समझेंगे कि कंपलसरी वाइंडिंग अप। पहला हमारा टॉपिक सिंपल वही आता है, कंपलसरी वाइंडिंग अप बाय कोर्ट और ट्रिब्यूनल। के कोर्ट या तो ट्रिब्यूनल मतलब भी वही कि गवर्नमेंट के कोर्ट, या गवर्नमेंट के कोई भी जो है वो रजिस्ट्रार का हो, या गवर्नमेंट की कोई भी ऑफिस का हो, कोई भी जो है वो पर्सन गवर्नमेंट का जब हमें ऑर्डर देता हो कि नहीं अब आपको कंपनी नहीं चलानी है, तो उसे कंपलसरी वाइंडिंग अप कहते हैं। फिर करना ही पड़ता है, सरकार की बात माननी ही पड़ती है हमें। वही आता है ना कि वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी अंडर ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट और ट्रिब्यूनल। जब कोर्ट या तो ट्रिब्यूनल का ऑर्डर आ जाता है कि बस अब कंपनी बंद करो, वो कंपलसरी वाइंडिंग अप है। क्यों आता है ऐसा ऑर्डर, तो उसके रीजंस है। यहाँ पे हमारा पॉइंट है कि ग्राउंड्स ऑफ कंपलसरी वाइंडिंग अप बाय ट्रिब्यूनल। ये जो ग्राउंड्स दिए गए, ग्राउंड मतलब वो बेसिक रीजंस, कौन से रीजन है जब कोर्ट हमें ऑर्डर देती है कि बस अब कंपनी बंद करनी है, ऐसे क्या क्या रीजन हो सकते हैं। तो उनमें से कुछ अगर रीजन समझे, सबसे पहला आता है कि व्हेन कंपनी अनेबल टू पे इट्स डेब्ट। कि अगर कंपनी जो है वो अपने डेब्ट नहीं चुका पा रही है, कंपनी के ऊपर कर्जा बढ़ता गया और कंपनी जो है वो इनसॉल्वेंट होती जा रही है। बरोबर ना, इनसॉल्वेंट, इनसॉल्वेंट मतलब कि बस अब जो है वो कंपनी नादार है, कि अब कंपनी पे नहीं कर पा रही है। बैंक से लोन ले लिया, डिबेंचर होल्डर से जो है वो डिबेंचर के पैसे ले लिए, क्रेडिटर से सामान लिया है, सबसे पैसे ले तो लिए, अब चुका नहीं पा रहे हैं, कंपनी में लॉस होता जा रहा है। ठीक है ना, तो ऐसी जब सिचुएशन आ जाती है और कंपनी के ऊपर एक लिमिट के बाहर जब जो है वो कर्जा हो जाता है, तो कोर्ट का भी ऑर्डर आ जाता है। क्योंकि कोर्ट भी तो हमेशा कंपनी के एक्टिविटीज के ऊपर नजर रखती है ना। हर साल कंपनी अपने फाइनल अकाउंट्स, अपनी रिपोर्ट्स वो पब्लिकली इश्यू करती है, और कोर्ट वगैरह भी नजर रखती है। या कंपनी ने कोई बैंक से लोन लिया, वो बैंक जाके कोर्ट को कहती हो कि भाई इस कंपनी के ऊपर इतना कर्जा हो गया, ये कंपनी चल कैसे रही है। तो कोर्ट नजर रखती है कि हाँ भाई सच बात है ये तो वो ऑर्डर देगी उसे कि चलो बंद करो ये कंपनी। बरोबर, तो अगर कंपनी के ऊपर कर्जा बढ़ गया और कंपनी कर्जा नहीं चुका पा रही है, तो कोर्ट वो ऑर्डर दे देती है कि बंद करो। लेकिन कोर्ट चेक भी करती है कि सपोज कंपनी के ऊपर कर्जा बहुत है, लेकिन कंपनी रेगुलरली वो कर्जा चुका रही है, उसे कर्जे चुकाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, भले लेट पर वो कर्जा चुका पा रही है, तो कोर्ट ऑर्डर नहीं देती। बराबर ना, कोर्ट ऑर्डर नहीं देती है। कि कोर्ट जो है वो नोटिस देती है कंपनी को कि भाई क्या हुआ, तुम्हारे ऊपर इतना कर्जा हो गया, क्या करोगे। और अगर कंपनी जो है वो प्रॉपरली डिस्क्राइब करती है कि भले इतना कर्जा हो गया, लेकिन देखो हमारी ये प्लानिंग है, हम धीरे धीरे करके ये सब कर्जा उतारेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर कोर्ट को विश्वास होता है कि हाँ ये कर्जा उतारने के लायक है, तो वो फिर उसे नोटिस नहीं देती, तो उसे ऑर्डर नहीं देती कि आप वाइंड अप कर दो। लेकिन जब कोर्ट को रियलाइज होता है कि नहीं इतना बड़ा कर्जा हो गया और कंपनी चुका ही नहीं पाएगी वो कर्जा, तो फिर कोर्ट कहते हैं कि बस अब बंद कर दो इसे। तो एक ये रीजन आता है जब कंपनी के ऊपर डेप्ट बढ़ जाए, कर्जा बढ़ जाए और कंपनी वो नहीं चुका पाए तो। या दूसरा आता है बाय स्पेशल रिजोल्यूशन। हाँ, कभी जो है वो कोई स्पेशल रिजोल्यूशन हो। इससे पहले 6 चैप्टर समझा था ना आपने, कि जिसमें कंपनी की मीटिंग्स थी और उसमें कुछ स्पेशल मीटिंग भी आती है।
बराबर। और उसमें कोई स्पेशल रिजोल्यूशन पास होता है। अब कोई भी ऐसा रीजन हो कि कंपनी के डायरेक्टर्स, कंपनी के मेंबर, शेयर होल्डर्स, वो मिलकर कोई एक रीजन उनके माइंड में आता हो कि नहीं यार ये इतना बड़ा रीजन है, अब इसकी वजह से हमारी कंपनी आगे नहीं बढ़ पाएगी, और कंपनी के अंदर के ही लोग जो है वो पहले स्पेशल रिजोल्यूशन पास करते हैं। वो रिजोल्यूशन वो कोर्ट में डिस्क्राइब करते हैं, वो कोर्ट में पहले देते हैं कि देखो भाई हमारी जो है वो ये सिचुएशन हो गई, हम जो है वो कंपनी को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। तो फिर कोर्ट उस रिजोल्यूशन को पूरा चेक करती है और ऑर्डर देती है कि हाँ भाई सच बात है, आप कंपनी बंद कर दो। बरोबर। तो ये जो स्पेशल रिजोल्यूशन होता है पहले कंपनी में पास होता है, पहले कंपनी के मेंबर्स डिसाइड करते हैं, फिर वो कोर्ट को बताते हैं कि देखो भाई इतना बड़ा रीजन हो गया, अब हमारी कंपनी आगे नहीं बढ़ पा रही है। कोर्ट उस रीजन को प्रॉपरली चेक करती है और फिर ऑर्डर देती है कि बस अब कंपनी बंद कर दो, आप ये नहीं चलानी है कंपनी। बरोबर। तो अगर कभी कोई ऐसा स्पेशल रिजोल्यूशन हो, ये डिपेंड होता है कि भाई कंपनी में क्या रीजन है, कौन से जो है वो रीजन आ रहे हैं। होता है कि कभी कोई जो है वो थ्रेट बढ़ जाता है, या कभी पता है ऐसी भी सिचुएशंस आती हैं कि कोई कोई प्लेसेस हो, जैसे हमारे यहाँ पे पता है कि टाटा कंपनी थी। टाटा कंपनी जो पहले टाटा नैनो कार बनाती थी, वो नैनो कार की जो है वो मेन ब्रांच या जो मेन प्रोडक्शन था स्टार्टिंग में, वो प्रोडक्शन जो है वो वेस्ट बंगाल की तरफ था। लेकिन वहां की गवर्नमेंट जो है वो टाटा कंपनी को सपोर्ट नहीं कर रही थी कि वो पर्टिकुलर कार वहां पे तैयार करने के लिए। बराबर। और बहुत सारे जो है वो रेस्ट्रिक्शन आ रहे थे उनको, तो जिसकी वजह से कंपनी को वहां बंगाल की तरफ जो है वो पूरा प्रोडक्शन बंद करना पड़ा, वहां कंपनी वाइंड अप करनी पड़ी, और वहां से पूरी कंपनी उन्होंने शिफ्ट कर दी गुजरात की तरफ, कि गुजरात में फिर वो नैनो कार का प्रोडक्शन हुआ था। ये उस वक्त की रियलिटी है जब नैनो कार बन रही थी। बराबर। तो ऐसी एक रीजन आती है, नहीं जस्ट एक एग्जांपल, कि ऐसा रीजन आता है कि सपोज गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं है और कोई रीजन आ रहा है कि नहीं अब वहां पे बिजनेस नहीं चल पा रहा है, तो कंपनी के डायरेक्टर या मेंबर खुद ही एक रिजोल्यूशन पास करते हैं कि अब यहाँ कंपनी नहीं चलानी है, और वो रिजोल्यूशन वो कोर्ट में बताते हैं। कोर्ट भी चेक करते हैं हाँ भाई बात तो इनकी सही है, ये यहाँ पे नहीं चल सकती अब कंपनी। ठीक है। तो फिर कोर्ट ही ऑर्डर देती है कि बस अब ये कंपनी बंद करो या इस तरफ से शिफ्ट करो। ठीक है। ये स्पेशल रेजोल्यूशन, ये तो मैंने एक रीजन बताया, बाकी जैसा रीजन हो कंपनी का। फिर आता है स्टेट्यूटरी मीटिंग एंड रिपोर्ट ऑफ अ कंपनी। हाँ, स्टेट्यूटरी मीटिंग जो एक कंपनी की कंपलसरी मीटिंग होती है। मैं बताया ना, जब कंपनी की शुरुआत होती है, कंपनी जब रजिस्ट्रेशन करवाती है गवर्नमेंट में, तो उसके कुछ दिनों बाद ही उनको अपनी पहली मीटिंग रखनी होती है, कि जिसमें सब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मेन शेयर होल्डर्स, मेंबर्स, ऑनर, ये सब वहां पे आते हैं ना। पहली मीटिंग होती है उसमें। और उसके बाद हर साल में 4 मीटिंग रहती है। बराबर। और उसमें एक मेन मीटिंग रहती है साल के एंड में, जब जो है वो कंपनी के सब रिपोर्ट, फाइनल अकाउंट्स वगैरह उस मीटिंग में डिस्क्राइब किए जाते हैं। तो कंपनी को कंपलसरी ये मीटिंग रखनी होती है। लेकिन अगर कोई रीजन से कंपनी जो है वो ये मीटिंग नहीं रख रही है, अगर ये मीटिंग नहीं रख रही है, तो जो शेयर होल्डर्स होते हैं या क्रेडिटर्स होते हैं, तो वो कोर्ट में जाके फरियाद करते हैं कि भाई कंपनी को मीटिंग रखनी थी, उसे अपना फाइनल अकाउंट बताना था, रिपोर्ट्स बतानी थी, कंपनी अपनी रिपोर्ट नहीं बता पा रही है। तो कोर्ट चेक करती है कि सही बात है, कंपनी को तो जो है वो मार्च एंडिंग आ गई, उसको रिपोर्ट बतानी चाहिए, क्यों नहीं बता रही कंपनी रिपोर्ट, क्यों नहीं रख रही है ऐसी मीटिंग। तो कोर्ट आके चेक करती है कि कंपनी ऐसी मीटिंग नहीं रख रही, उसके रीजन पता करती है, और अगर वो रीजन बहुत सॉलिड हुआ, तो कोर्ट यहां तक ऑर्डर दे देती है कि बस भाई कंपनी जो है वो बंद कर दो। आप रिपोर्ट नहीं बता पा रहे हो क्योंकि बहुत बड़ा लॉस है, या भाई ये तरह की प्रॉब्लम है, कोई घपला किया है आपने, तो अब भाई कंपनी बंद कर दो। बरोबर। तो उनकी जब स्टेट्यूटरी मीटिंग या कंपलसरी मीटिंग का जब भी टाइम होता है, उसके विद इन 14 डेज तक, 2 हफ्तों तक अगर अगर कंपनी मीटिंग नहीं कर रही है और अपनी रिपोर्ट लोगों तक नहीं पहुंचा रही है, तो कोर्ट का ऑर्डर यहां तक भी आ जाता है कि अब बंद कर दो आप लोग। बरोबर। इसे कहते हैं स्टेट्यूटरी मीटिंग एंड रिपोर्ट ऑफ अ कंपनी। ठीक है ना। ये छोटे छोटे रीजन ध्यान में रखना कि कभी जो है अगर कंपनी अपनी मीटिंग नहीं रख रही है, या रिपोर्ट जो फाइनल अकाउंट्स है वो पब्लिक तक, क्रेडिटर्स तक, शेयर होल्डर्स तक नहीं पहुंचा रही है, तो कोर्ट का भी ऑर्डर आ जाता है कि कंपनी बंदी करनी है। बराबर। हाँ, लेकिन कोर्ट चेक करती है कि कोई पर्टिकुलर रीजन है और उसकी वजह से नहीं हो रहा है, तो फिर बंद का ऑर्डर ना भी मिलता है, वो तो डिपेंड है ना कि क्या सिचुएशन है। फिर उसके बाद इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट। हाँ, ये भी आता है कि इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट। इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट उसे कहते हैं कि कंपनी जब जो है वो गवर्नमेंट से रजिस्ट्रार के पास जाकर अपना नाम रजिस्टर करवाती है, सर्टिफिकेट लेती है, लेते हैं ना सर्टिफिकेट, इनकॉर्पोरेट सर्टिफिकेट उनका आता है।
बराबर। लेकिन उसके बाद भी अगर 1 साल तक या बीच में भी कंपनी कभी 1 साल तक कंटिन्यूसली बंद है, कंपनी 1 साल तक कोई काम नहीं कर रही, तो कोर्ट का ऑर्डर आ जाता है कि कंपनी या तो बंद कर दो आप भाई, बराबर। कोई भी रीजन से, अब जैसे रिलायंस कंपनी है इतने सालों से चलती आ रही है, अब बीच में कोई हो जाए कि 1 साल कंपनी ने सब काम बंद कर दिए, सपोज सब काम बंद कर दिए, तो कोर्ट का ऑर्डर आ जाता है कंपनी को कि तुम 1 साल से कुछ भी नहीं कर रहे हो और तुमने सबके पैसे लेके रखे हैं फिर भी काम नहीं कर रहे हो, तो कंपनी को बंद ही कर दो, बरोबर। ये आता है कि जब इनकॉर्पोरेट सर्टिफिकेट या इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट लेने के बावजूद भी, रजिस्टर करने के बावजूद भी कंपनी काम नहीं कर रही है, बरोबर। लेकिन इसमें भी कोर्ट चेक करती है कि अगर कोई सॉलिड ग्राउंड है, कोई सॉलिड रीजन है, उसकी वजह से कंपनी काम नहीं कर रही है, तो कोर्ट ऑर्डर नहीं देती बंद करने का, बरोबर। जैसे कंपनी ने पहले ही अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, एमओए, अपनी रूल बुक या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिख के रखा है कि जब कंपनी अपनी नई ब्रांच शुरू करेगी तो पुरानी ब्रांच थोड़े टाइम के लिए पेंडिंग रखेगी या बंद रखेगी, बराबर। तो उसकी वजह से कंपनी 1 साल वो ब्रांच नहीं चला रही है क्योंकि दूसरी नई ब्रांच या तो दूसरे देश में वो काम चल रहा है, बराबर। सपोज कंपनी इंडिया में है, उसने फॉरेन में अपनी नई ब्रांच शुरू की है और पहले ही अपनी रूल बुक में लिख के रखा था कि जब हम वहां नई ब्रांच शुरू करेंगे तो 1 आध साल यहाँ बंद रहेगा, तो अगर पहले ही उसने मेंशन कर दिया है कंपनी ने, तो कोर्ट ऑर्डर नहीं देती, बरोबर। या तो फिर कि अगर जो है वो उसने पहले ही अपनी रूल बुक में लिख के रखा है कि कोई पर्टिकुलर रीजन अगर होगा कि जब कंपनी का रिनोवेशन करना होगा, पूरा तोड़ फोड़ के नई कंपनी बनानी होगी, बरोबर, तो उस वक्त भी हम कुछ महीने या कुछ साल काम बंद रखेंगे, बरोबर। अगर उसने पहले ही अपनी बुक में लिख के रखा है तो कोर्ट ऑर्डर नहीं देती बंद करने का। लेकिन इन रीजंस के अलावा वो 1 आध साल काम ही नहीं कर रही, बंद करके बैठी हुई है, तो कोर्ट का ऑर्डर आ जाता है कि चलो भाई बंद करो अब, ठीक है ना। ये एक रीजन। दूसरा रीजन आता है कि रिडक्शन इन नंबर ऑफ मेंबर्स। हाँ, कंपनी के पता है ना फिक्स मेंबर्स होते हैं भाई, पब्लिक कंपनी होती है तो मिनिमम 7 मेंबर्स चाहिए, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर्स चाहिए, चाहिए कि नहीं, बरोबर। ये फिक्स मेंबर्स होते हैं कंपनी के लिए। अगर कोई भी रीजन से ये नंबर ऑफ मेंबर जो है वो कम हो गए, रिड्यूस हो गए, होता है ना भाई, पब्लिक कंपनी के लिए मिनिमम 7 चाहिए जो मेन ऑनर, मेन मेंबर्स होते हैं, उनमें से 7 में से जो है वो कुछ मेंबर्स भाई रिटायर हो गए या कोई भी रीजन से निकल गए, हमें नहीं काम करना कंपनी में, अब कंपनी में बचे ही 4 मेंबर, तो 4 मेंबर से पब्लिक कंपनी नहीं चलती, तो कोर्ट का ऑर्डर आ जाता है भाई क्या कर रहे हो, बरोबर। और कोर्ट भी 6 महीने इंतजार करती है, 6 महीने का टाइम देती है कि अगर 6 महीने में नए मेंबर मिल गए, फिर से जो है वो 7 मेंबर हो गए पब्लिक कंपनी के लिए, तो ठीक है। लेकिन अगर 6 महीने के बावजूद भी कंपनी में मेंबर्स नहीं है, कम है, तो कोर्ट का ऑर्डर आता है कि अब कंपनी आपको बंद करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं चलेगी। या द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, हाँ, या कोई भी रीजन से कंपनी अगर इलीगल काम कर रही है और कंट्री की इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी मतलब कहते हैं ना भाई, कंट्री की, हमारे देश की जो एकता है, हमारे देश की जो संविधान है, जो क्या कह सकते हैं कि भाई हमारे जो रूल्स हैं उनके खिलाफ अगर वो जा रही हो, कोई भी ऐसा काम करती हो कि जिससे हमारी कंट्री में जो यूनिटी है, जो इंटीग्रिटी है, जो ईमानदारी है, वो चीजें जो है वो खत्म होती जा रही हो, बराबर ना, सोसाइटी पे गलत इफेक्ट पड़ता हो, ऐसा कोई इलीगल काम करती हो, या दूसरी कंट्रीज के साथ मिलकर जो है, दूसरी कंट्री के बिजनेस के साथ मिलकर कोई इलीगल एक्टिविटी, स्मगलिंग या कुछ ऐसा करती हो, तो भी कोर्ट का ऑर्डर आ जाता है कि कंपनी बंद करनी है। या जस्ट एंड इक्विटेबल रीजंस, या फिर दूसरे जो है वो कुछ बेसिक रीजंस हैं कि अगर कोर्ट को इनमें से भी कुछ लगता है तो भी कोर्ट ऑर्डर देती है कि कंपनी को बंद करना है भाई, अगर इनमें से भी अगर उन्हें कुछ रियलाइज होता है कोर्ट को, तो बराबर ना। ये तो होता ही है कि अगर कुछ भी वो इलीगल काम कर रही है तो, लेकिन इनके अलावा भी कुछ बेसिक रीजंस आते हैं, जस्ट एंड इक्विटेबल रीजंस, जैसे कि टोटल डेडलॉक, कि कंपनी की ऐसी सिचुएशन आ जाती हो कि जहां कंपनी का मैनेजमेंट हो ही नहीं रहा है, टोटली कंपनी में मिसमैनेजमेंट चल रहा है, टोटल डेडलॉक हो गया कि कुछ भी करो कंपनी संभल ही नहीं रही है, सब चीजें बेकार चल रही है, तो कोर्ट भी चेक करती है और ऑर्डर देती है बंद कर दो भाई, ऐसी कंपनी जो मैनेज ही नहीं कर पा रहे हो तो क्यों चला रहे हो। या फिर द सबस्ट्रेटम हैज बीन लॉस्ट। सबस्ट्रेटम मतलब कहते हैं कि कंपनी का जो मेन पर्पस है वही अगर लॉस्ट, वही अगर गुम हो जाता हो या छूट जाता हो। भाई कंपनी शुरू हुई थी मेनली पब्लिक वेलफेयर के लिए, सपोज कोई कंपनी शुरू हुई थी पब्लिक वेलफेयर के लिए, मतलब लोगों की भलाई करने के लिए, लेकिन भाई कुछ जो है वो सालों बाद कंपनी के मेंबर्स को लालच आ गए, अब वो लोगों की भलाई छोड़कर अपनी भलाई करने लगे,
लोगों को लूटने लगे और खुद प्रॉफिट कमाने लगे। तो जो मेन पर्पस था ये एक रीजन, बाकी कोई भी अगर जो उनका मेन पर्पस है, जो उनके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखे हुए होते हैं, उनके खिलाफ अगर वो कंपनी काम करने जा रही है तो भी कोर्ट का ऑर्डर आ जाता है कि कंपनी बंद करनी है। या फिर मेकिंग लॉस कंटिन्यूसली, ये तो पहले भी था कि अगर कुछ सालों तक कंटिन्यूसली कंपनी लॉस में है बराबर और अपना कर्जा नहीं चुका पा रही है तो फिर कोर्ट का ऑर्डर आता है। या फ्रॉडलेंट एंड इलीगल बिजनेस, ये भी कि अगर स्मगलिंग कर रही है, कोई इलीगल बिजनेस कर रही है, वही कंपनी ने गवर्नमेंट ने परमिशन दी है कि आपको ये बिजनेस करने का, कंपनी उसके अलावा कोई बिजनेस या इलीगल बिजनेस कर रही है तो भी कोर्ट का ऑर्डर आता है। या फिर ऑपरेशंस आर डन ऑफ माइनॉरिटी, ऑपरेशंस आर डन ऑफ माइनॉरिटी, कंपनी में जो माइनर मेंबर्स हैं उनके ऊपर ऑपरेशंस, या ऑपरेशंस मतलब कि एक तरह की जबरदस्ती, दबाव होता है ना भाई। जैसे हमने मीटिंग वाले चैप्टर में भी पढ़ा था, चैप्टर 6 में, कि जब भी मीटिंग होती है तो उस वक्त सभी की जो है वो वोटिंग होती है, वोटिंग होती है ना। और वोटिंग करते वक्त जो है उसमें क्या होता है कि भाई 10 लोग हैं, 8 लोग हाँ बोल रहे हैं, 2 लोग ना बोल रहे हैं, वो माइनॉरिटी कहलाए। और अगर वो 8 लोग उन 2 पे दबाव दे रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं कि नहीं भाई तुम्हें हमारी बात माननी पड़ेगी, तुम्हारा नहीं चलेगा, ऐसे अगर कोई ऑपरेशंस हैं, ये दबाव है, और वो लोग जाके कोर्ट में ऑर्डर देते हैं तो फिर कोर्ट भी इनको जो है, या कोर्ट में कंप्लेंट करते हैं तो कोर्ट इनको ऑर्डर देती है कि ये नहीं चलेगा भाई, ये क्या कर रहे हो, ये तो तुम राजाशाही चला रहे हो अपनी कंपनी में, कंपनी बंद कर दो बराबर। तो ये सब रीजंस आते हैं जो लीगल रीजंस हैं जिनकी वजह से कंपनी बंद होती है बराबर ना। ये कौन सा कंपलसरी वाइंड अप है, जो लीगली कोर्ट का ऑर्डर आता है। तो जैसे कंपलसरी वाइंड अप देखा, फिर उसके बाद दूसरा टाइप आता है वॉल्यूंटरी वाइंडिंग अप, ठीक है ना। एक टाइप देखा ना हमने कंपलसरी वाइंडिंग अप, कि जिसमें कोर्ट का ऑर्डर आता हो, कोर्ट की दखल अंदाजी होती हो। और यहाँ पे दूसरा टाइप आता है वॉल्यूंटरी वाइंडिंग अप। भाई सिंपल अगर कहो तो अपनी इच्छा से जब कंपनी बंद करनी हो तो ये वॉल्यूंटरी वाइंडिंग अप आता है, ठीक है ना। जब कंपनी के मेंबर्स हो या कोई भी हो, कंपनी के अंदर काम करने वाले लोग, उनमें से कोई जब जो है वो नक्की होता है कि बस अब कंपनी आगे नहीं चलानी है, अपनी इच्छा से अब बंद करनी है, जिसमें कोर्ट की कोई भी दखल अंदाजी नहीं, भाई अपनी इच्छा से बंद कर रहे हैं, फिर खाली कोर्ट को बताते हैं कि देखो भाई हम बंद कर रहे हैं इसे, ठीक है ना। ऐसे वॉल्यूंटरी वाइंडिंग अप कहते हैं। सिंपल डेफिनेशन भी वही है कि वाइंडिंग अप एट द इंसिस्टेंस ऑफ द मेंबर्स ऑफ अ कंपनी विदाउट एनी इंटरफेरेंस ऑफ द कोर्ट, ठीक है ना। कि वाइंडिंग अप एट द इंसिस्टेंस ऑफ द मेंबर ऑफ कंपनी, कंपनी के मेंबर ही जब इंसिस्ट करते हो कि बस अब बिजनेस बंद करना है, आगे नहीं चलाना है, विदाउट एनी इंटरफेरेंस ऑफ द कोर्ट, कोर्ट की इसमें कोई दखल अंदाजी ना हो, तो उसे हम लोग वॉल्यूंटरी वाइंडिंग अप कहते हैं। क्यों वॉल्यूंटरी वाइंडिंग अप करना पड़ता है, उसके अगर रीजन कहो तो बेसिक ये रीजंस हैं, यहाँ पे दिए हुए हैं उनके ग्राउंड्स, ग्राउंड्स फॉर वॉल्यूंटरी वाइंडिंग अप। क्यों खुद ही जो है वो बिजनेस बंद करने की बारी आ जाती है, तो उसके अलग अलग रीजन है। जैसे कि एक आता है ड्यूरेशन ऑफ अ कंपनी, ठीक है ना, एक बेसिक रीजन ड्यूरेशन ऑफ कंपनी, कि जब कंपनी शुरू हुई हो और उसके एमओए और एओए, उनकी रूल बुक, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जब इन्हीं बुक में ऑलरेडी लिखा हुआ हो कि भाई कंपनी इतने साल चलेगी, उसके बाद कंपनी को बंद कर देना है, अगर उसमें ही ऐसा लिखा हुआ है कि ड्यूरेशन अब खत्म हो गई, कंपनी को बंद करना है, तो फिर सब मेंबर्स मिलकर कंपनी को बंद कर देते हैं बराबर ना। हाँ, लेकिन उनमें उनकी इच्छा भी कि अगर उनको कंटिन्यू रखना हो तो रख भी सकते हैं, लेकिन अगर रूल बुक में लिखा हुआ है कि कंपनी इतने समय के बाद बंद हो जाएगी तो वो बंद हो जाती है, ठीक है। या तो फिर अकरेंस, हाँ, कि कंपनी के वही रूल बुक में, वही आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कुछ पर्टिकुलर इवेंट्स लिखे जाते हैं। जब कंपनी शुरू होती है ना, तब उसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कुछ इवेंट्स लिखे जाते हैं कि देखो अगर ये बात तो हुई ना, तो हम कंपनी बंद कर देंगे, फिर आगे नहीं चलाएंगे बराबर। कि अगर सपोज कंपनी में इतने परसेंटेज का लॉस हुआ, या सपोज हमारे जो सेल है वो सेल अगर इस परसेंटेज से कम हो गई, ऐसे अलग अलग इवेंट्स हर कंपनी अपने हिसाब से आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखवा देती है। और फिर अगर उन इवेंट्स में से किसी का अकरेंस होता है, उस इवेंट में से अगर कुछ हुआ, तो फिर कंपनी के मेंबर्स कहते हैं कि अब कंपनी बंद करनी है, भाई देखो हमने बोला था ऐसा होगा तो बंद कर देंगे, ये हो गया अब बंद कर दो बरोबर। तो ऐसे अगर कोई इवेंट का अकरेंस हो तो उसकी वजह से भी वो खुद अपनी इच्छा से बंद कर देते हैं बरोबर ना। भले कंपनी जो है वो सॉल्वेंट हो, चलो लॉस ना होता, प्रॉफिट भी होता हो उनको, लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर इवेंट ऐसे हैं, ठीक है, तो फिर वो कंपनी बंद हो जाती है। या फिर स्पेशल रिजोल्यूशन, जो हमने वो कंपलसरी में भी समझा था कि कभी अगर कोई स्पेशल रिजोल्यूशन हो, जैसे मैंने अभी वो टाटा कंपनी का आपको एग्जांपल भी दिया,
ऐसे कोई पर्टिकुलर कोई जो है वो इवेंट हो जाते हो, पर्टिकुलर कुछ ऐसी चीजें हो जाती हो कि जिसमें कंपनी के मेंबर डायरेक्टर वो खुद ही कहते हो कि नहीं भाई अब बिजनेस को नहीं चलाना है, ठीक है ना, ऐसा ऐसा चलता रहेगा तो मतलब क्या है ऐसे बिजनेस चलाने को, बंद कर दो अब इसे। भले कंपनी अच्छे खासे प्रॉफिट में है, लेकिन फिर भी अगर कुछ ऐसा हो जाता है कि मेंबर और डायरेक्टर्स कहते हो कि बस अब कंपनी को बंद करना है, नहीं चलाना है, तो वो स्पेशल रिजोल्यूशन पास करते हैं, ठीक है ना, स्पेशल जो है वो रिजोल्यूशन उनकी मीटिंग में पास होता है और वो जाके कोर्ट को बताते हैं कि देखो भाई हम अब कंपनी बंद कर रहे हैं, हमसे नहीं हो रहा अब, ठीक है। तो ये रीजंस बेसिक होते हैं वॉल्यूंटरी वाइंडिंग अप के। और जैसे हमने पहले भी बताया था, वॉल्यूंटरी वाइंडिंग अप उसके दो टाइप आते हैं, या तो वाइंडिंग अप बाय मेंबर्स या फिर वाइंडिंग अप बाय क्रेडिटर्स, ठीक है। तो अब इन दोनों में प्रोसीजर कैसी होती है वो प्रोसीजर हमें समझनी है, ठीक है। चैप्टर का आखिरी पॉइंट ये प्रोसीजर समझनी है, ध्यान से समझना कि अगर वॉल्यूंटरी वाइंडिंग अप, वॉल्यूंटरी है अपनी इच्छा से ही, कि वॉल्यूंटरी वाइंडिंग अप बाय मेंबर्स, कि अगर मेंबर्स के थ्रू ही वॉल्यूंटरी वाइंडिंग अप हो रहा है तो क्या प्रोसीजर आती है उसकी, ठीक है। कि जब कंपनी के मेंबर्स ही वो आपस में डिसाइड करते हो कि बस अब जो है वो कंपनी नहीं चलानी है, क्यों डिसाइड करते हैं, तो ये इन रीजंस की वजह से, जो रीजन बताए इनमें से अगर कोई रीजन होता और मेंबर खुद ही कहते हो कि अब भाई कंपनी आगे नहीं चलानी, बस हम कंपनी बंद कर रहे हैं, ठीक है ना, तो इसे वॉल्यूंटरी वाइंडिंग अप बाय मेंबर्स कहते हैं। इसमें कोर्ट की दखल अंदाजी नहीं, पहले मेंबर ही आपस में नक्की करते हैं, उसके बाद वो कोर्ट को जाके बताते हैं कि देखो भाई हम अब कंपनी बंद कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे में क्या प्रोसीजर आती है वो प्रोसीजर समझे। तो ऐसे में जब मेंबर्स के थ्रू ही कंपनी बंद हो रही है तो सबसे पहले डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी, डिसॉल्यूशन के वक्त सबसे पहला स्टेप ये रहता है डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी। मतलब कि कंपनी के जो डायरेक्टर हैं वो एक सर्टिफिकेट तैयार करवाते हैं बैंक के थ्रू, शेयर मार्केट के थ्रू, सेबी के थ्रू, बराबर, जरूर पड़ी आरबीआई के थ्रू भी, उन सब के थ्रू एक सर्टिफिकेट तैयार होता है जिस सर्टिफिकेट में ये लिखा हुआ होता है कि भाई हम सॉल्वेंट हैं, मतलब कि हमारे पास पैसे बरोबर हैं, हम सबको जो है वो टाइम टू टाइम पैसे दे भी देंगे, जिनके से भी उधार लिया है सबको पैसे दे देंगे, लेकिन हमारे कुछ रीजंस की वजह से हम लोग ये बिजनेस बंद कर रहे हैं, बरोबर, हम लॉस में हैं इसके लिए बंद नहीं कर रहे, लेकिन हमें तो अच्छा खासा प्रॉफिट है, दूसरे कोई रीजन की वजह से हम लोग ये बिजनेस बंद कर रहे हैं, उसे कहते हैं डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी। क्योंकि अगर जरा सा भी पता है मार्केट में जरा सा भी अगर किसी को भनक पड़ जाती है, कोई पब्लिक को पता चल गया कंपनी बंद हो रही है, तो पब्लिक तुरंत जो है वो अपने शेयर्स जो है वो वापस खींच लेगी, अपने क्या कह सकते हैं कंपनी के ऊपर केस कर देगी, ये होगा वो, बहुत लंबा हो जाता है वो, कि अगर बाहर जरा सी भी अफवाह हो गई कि कंपनी बंद हो रही है तो सबसे पहला रीजन लोगों के माइंड में ये आता है कि कंपनी लॉस में चल रही है इसलिए बंद हो रही है। इसलिए कंपनी जब बंद होने वाली हो ना तो वो पहले ही उनके डायरेक्टर डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी डिक्लेयर करते हैं कि हम बंद कर रहे हैं लेकिन हम सॉल्वेंट है, इनसॉल्वेंट होके बंद नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। ये कंपनी के डायरेक्टर्स को ये सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है, ठीक है ना, डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी का सर्टिफिकेट। और जो कंपनी के रजिस्ट्रार हुए, जहां कंपनी रजिस्टर होती है, उसे जाके बताना पड़ता है, कंपनी के रजिस्ट्रार को देना पड़ता है कि देखो भाई हम सॉल्वेंट है लेकिन कुछ रीजन की वजह से हम कंपनी बंद कर रहे हैं, और रजिस्ट्रार अलाउ करता है ना तो आगे की प्रोसीजर चलती है, ठीक है। अगर कंपनी के डायरेक्टर ने डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी जो है वो नहीं डिक्लेयर किया, उसके अलावा ही आगे की प्रोसीजर करने लगे, तो आखिरी प्रोसीजर कोर्ट तक पहुंचते वक्त कोर्ट ये पूरी प्रोसीजर को वॉइड मानती है, मतलब बेकार मानती है, नल मानती है, कि नहीं भाई ये पूरी प्रोसीजर बेकार है, आपने ये डिक्लेयर क्यों नहीं किया, बराबर। डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी इस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग वाइंडिंग अप बाय मेंबर हो तो उसमें ये सबसे कंपलसरी और सबसे पहला स्टेप आता है, इसके बिना अगर कंपनी ने ये स्टेप शुरू कर दिए हैं तो वो पूरे स्टेप बेकार माने जाते हैं, कोर्ट आखिरी में नोटिस दे देती है कि नहीं भाई ये अलाउड नहीं है, बराबर ना। तो एक कहो ना कि भाई कंपनी के ऊपर एक लंबा केस हो जाता है अगर उसने ये जो है वो डिक्लेयर नहीं किया। सबसे पहला स्टेप डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी का सर्टिफिकेट बनाकर कंपनी के रजिस्ट्रार को देना पड़ता है कि हाँ भाई हम अब कंपनी बंद कर रहे हैं पर कंपनी सॉल्वेंट है, ठीक है। तो डिक्लेरेशन ऑफ, अगर कंपनी इंसॉल्वेंट हुई तो क्या, तो आगे एक आएगा रीजन, उसे आगे समझेंगे। ये तो वो है कि जब कंपनी सॉल्वेंट ही है और अपनी इच्छा से बंद कर रही है, जब ये सर्टिफिकेट बन गया तो उसके बाद रेजोल्यूशन आता है, फिर कंपनी के सभी मेंबर्स मिलके एक मीटिंग करते हैं, मेंबर्स डायरेक्टर शेयर होल्डर मिलके एक मीटिंग करते हैं, जिस मीटिंग में पर्टिकुलर रीजंस बताए जाते हैं कि चलो इस वजह से हम कंपनी बंद कर रहे हैं।
बराबर ना। और मीटिंग में वोटिंग होती है, मेजोरिटी आती है कि हाँ अब जो है वो बिजनेस बंद कर रहे हैं हम लोग, तो एक रिजोल्यूशन पास होता है कि अब बिजनेस का वाइंड अप हो रहा है। ठीक है, तो एक रिजोल्यूशन, मीटिंग में रिजोल्यूशन पास हो जाता है, एक डिक्लेरेशन आ जाता है कि अब बिजनेस बंद करना है। देन अनाउंसमेंट ऑफ रिजोल्यूशन, जब ये रिजोल्यूशन पास हो गया, रिजोल्यूशन पास हुआ मतलब कंफर्म हो गया कि अब बिजनेस बंद ही करना है। ठीक है ना। फिर उसके बाद अनाउंसमेंट ऑफ रिजोल्यूशन कि ये जो रिजोल्यूशन पास हुआ, ये जो रूल पास हुआ कि अब बिजनेस बंद कर रहे हैं, तो उसकी अनाउंसमेंट करनी पड़ती है। कंपनी के सभी शेयर होल्डर, क्रेडिटर्स, बैंक, गवर्नमेंट, रजिस्ट्रार, इन सब को जाके बताना पड़ता है कि देखो हमने मीटिंग की थी, हमारे पास पैसे बहुत हैं लेकिन कुछ रीजन की वजह से हम बिजनेस बंद कर, तो वो अनाउंसमेंट करना पड़ता है। न्यूज़पेपर वगैरह में भी आ जाता है, आज के टाइम में तो टीवी में और सब जगह पे आ जाता है कि भाई कंपनी बंद हो रही है। ठीक है, तो वो अनाउंसमेंट। देन अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर, फिर कंपनी के जो डायरेक्टर्स होते हैं या मेंबर्स होते हैं, वो एक लिक्विडेटर को अपॉइंट करते हैं। लिक्विडेटर वो पर्सन कहलाता है जो कंपनी की डिसॉल्यूशन की पूरी प्रोसीजर को हैंडल करता हो। बरोबर, डिसॉल्यूशन की पूरी प्रोसीजर जो हैंडल करता हो कि भाई जो भी एसेट्स हैं वो सब एसेट्स बेचने हैं, सभी जो है वो लायबिलिटीज को हमें पे करना है, तो ये सब जो है वो प्रोसीजर को जो जो हैंडल करता है, उस पर्सन को लिक्विडेटर कहते हैं। तो कंपनी के मेंबर्स जो है वो लिक्विडेटर को अपॉइंट करते हैं। ज्यादातर कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं उसी में से ही, या जो डायरेक्टर होते हैं उसी में से ही एक को लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाता है। लेकिन कोई रीजन की वजह से अगर उनमें से कोई लिक्विडेटर नहीं बन रहा है जो ये पूरी प्रोसीजर को संभाले, तो बाहर से कोई लिक्विडेटर बुलाया जाता है कि चलो भाई अब आप इस कंपनी को बंद करो। ठीक है ना, जो कंपनी रिलेटेड सभी फाइनेंशियल एक्टिविटीज को आखिरी में संभालता है, आखिरी में सब पैसे जो है वो जो भी एसेट बेच के मिले हैं, जिसको भी पे करना है, वो सब काम काज इसका। बरोबर, उसके बाद कैसेशन ऑफ पावर्स। हाँ, जब भी लिक्विडेटर आ गया तो जो कंपनी के मेंबर्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर है, इन सब के पावर कीज कर दिए जाते हैं। है ना, कैसेशन होता है। कैसेशन मतलब उन सब के पावर्स रद्द हो गए। अब उनके पास, डायरेक्टर के पास या किसी के भी पास कोई पावर नहीं है। उनके पास बेसिक पावर रहते हैं कि हाँ वो कंपनी में प्रेजेंट हैं। बरोबर, बाकी अब पूरा पावर किसके हाथ में आ जाता है? लिक्विडेटर के हाथ में। अब वो जो डिसीजन ले वो डिसीजन फाइनल है, इसलिए तो उसको अपॉइंट किया जाता है कि पूरी प्रोसीजर उसे संभालनी है। अब आखिरी में वो जो डिसीजन लेगा वो डिसीजन फाइनल होगा भाई। ठीक है, तो सबके पावर्स जो है वो कैसेशन मतलब जब्त कर दिए, रद्द कर दिए जाते हैं। देन नोटिस टू रजिस्ट्रार, फिर जब ये सब हो जाता है, लिक्विडेशन हो रही है, तो रजिस्ट्रार को एक और नोटिस देते हैं। पहले रजिस्ट्रार को ये बताते हैं डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी, क्या हम सॉल्वेंट हैं भाई। फिर जब प्रोसेस आगे बढ़ती है कि हाँ भाई अब सब बंदी कर रहे हैं, तो रजिस्ट्रार को आखिरी में नोटिस देते हैं कि देखो भाई हम सब ने बंद कर दिया, सब एसेट्स वगैरह बेच दिए हैं, सब क्रेडिटर्स या लाइबिलिटीज को हम पे कर रहे हैं या करना बाकी है कि कर दिया है, जो भी हो वो रजिस्ट्रार को नोटिस करते हैं कि बस अब हम बंद कर रहे हैं भाई। उसके बाद टू इन्फॉर्म द इनकम टैक्स ऑफिसर, हाँ फिर गवर्नमेंट के इनकम टैक्स ऑफिसर को इन्फॉर्म करना पड़ता है। भाई जब भी ये रिजोल्यूशन पास हुआ और ये रजिस्ट्रार को नोटिस दे दिया, उसके विद इन 30 डेज, एक महीने के अंदर इनकम टैक्स ऑफिसर को बता दिया जाता है। इनकम टैक्स ऑफिसर गवर्नमेंट की तरफ से आता है कंपनी में, वो सब चीजें चेक करता है कि इन्होंने टैक्स बरोबर भरा है ना, कि कोई पैसों का घपला तो नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये इनकम टैक्स ऑफिसर आकर सब लीगली हो रहा है कि नहीं, वो आके चेक करता है, तो उसे इन्फॉर्म किया जाता है इनकम टैक्स ऑफिसर को। देन रीअपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर, ये एक स्पेशल पॉइंट आता है कि देखो यहाँ पे तो अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर आता है, यहाँ रीअपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर। अगर कोई रीजन से लिक्विडेटर की पोस्ट खाली हो जाती है, बराबर, हाँ होता है भाई कि कभी कभार कंपनी में ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमने लिक्विडेटर को अपॉइंट तो किया, भाई मैंने सपोज इस इंसान को अपॉइंट किया कि अब मेरी कंपनी बंद करने की सब प्रोसीजर तुम संभालना, लेकिन इस इंसान ने जब प्रोसीजर शुरू की तो उसे पता चला कंपनी में तो इतने सारे गपले हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं कि अगर कुछ भी हुआ तो पूरा जो है वो नाम लिक्विडेटर का आएगा, क्योंकि बाकी सबके पावर छीन लिए जाते हैं। अब पावर लिक्विडेटर के हाथ में है, तो आखिरी कंपनी बंद करते वक्त कुछ भी तरह की प्रॉब्लम हुई कि इनकम टैक्स ऑफिसर आकर अगर चेक कर रहा है कि यार ये क्या है, इतना सारा टैक्स बाकी है, तो पूरी जो है वो जवाबदारी या पूरा कहो जिम्मेदारी लिक्विडेटर के ऊपर आ जाएगी। एक एग्जाम्पल, तो पूरी जिम्मेदारी उसके ऊपर। तो लिक्विडेटर कितनी बार डर जाता है या कोई रीजन से छोड़ देता है, मैं नहीं संभालूंगा इसको, कंपनी बंद करनी है अपने हिसाब से करो भाई, मैं नहीं हूं इसमें। ठीक है, तो अगर कोई लिक्विडेटर को अपॉइंट किया है लेकिन कोई भी रीजन से, यहाँ तो हमारी टेक्स्ट बुक में लिखा कोई भी रीजन, मैंने जस्ट एक रीजन बताया, दूसरा भी कोई रीजन हो सकता है
कि कोई भी रीजन से अगर लिक्विडेटर हाथ ऊपर करता है, मैं नहीं प्रोसीजर संभालूंगा, मुझे नहीं पढ़ना है इस काम में, तो वो लिक्विडेटर निकल जाता है, तो उसकी जगह पर रीअपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर, दूसरे लिक्विडेटर को रखना पड़ता है, बरोबर। तो अगर ऐसा है तो, नहीं तो फिर यही लिक्विडेटर आगे चलता है भाई। तो रीअपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर, उसके बाद सेल ऑफ एसेट, फिर वो लिक्विडेटर यही काम करता है ना, सब एसेट्स वगैरह वो से सेल कर रहा है, देन एसेट को सेल करके जो पैसे मिले वो सब लायबिलिटीज को पे कर देगा। आखिरी में जनरल मीटिंग ऑफ द मेंबर्स, कि अगर बाय चांस कभी ये डिसोल्यूशन की पूरी प्रोसीजर 1 साल के ऊपर चल रही है, पर वो होता है कभी कोई बहुत बड़ी कंपनी हो जिसे धीरे 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 सबको पेमेंट करने में, सबसे पैसे लाने में और पे करने में बहुत टाइम लग रहा है, साल लग जाता है उसमें, होता है भाई ऐसे बड़ी बड़ी कंपनीज में। तो अगर ऐसा हो रहा है तो लिक्विडेटर पूरे साल में जो 4 बार मीटिंग होती है ना, वो रेगुलरली मीटिंग बुलाता रहता है, बरोबर, क्योंकि कंपनी का रूल है, जब तक कंपनी चल तो रही है ना, ठीक है ना, जब तक कोर्ट फाइनली ना कह दे कि बस अब कंपनी बंद ही हो गई, सबके पैसे जो है वो पूरे हो गए, तो बंद हो रहे हैं, तब तक तो कंपनी का लीगल एग्जिस्टेंस है, वो काम करे कि ना करे। तो अगर लीगल एग्जिस्टेंस है तो रूल के हिसाब से उसको मीटिंग कंटिन्यू रखनी है, जो साल में 4 बार होती है, बराबर ना। या कुछ स्पेशल चीज हो तो 4 बार नहीं, 2 बार या 1 बार, कम से कम साल में 1 बार की आखिरी मीटिंग तो होनी ही चाहिए। तो अगर कभी डिसोल्यूशन की प्रोसीजर 1 साल से ऊपर चल रही है, सो जनरल मीटिंग ऑफ मेंबर्स, सभी मेंबर्स, ये लिक्विडेटर सभी मेंबर्स को बार बार बुलाता है, और साल में जितनी बार मीटिंग हो वो मीटिंग रखते रहते हैं भाई, स्टेप बताते रहते हैं कि देखो हम यहाँ पहुंचे, अब यहाँ पहुंचे, अब बस आखिरी बंद करना है, ठीक है ना। तो वो मीटिंग चलती है, जब सब खत्म हो जाए तो आखिरी एक मीटिंग होती है कि बस अब सब खत्म हो गया, अब इसके बाद हमारी कोई मीटिंग नहीं होगी, ये आखिरी मीटिंग होगी, बरोबर ना, सब मीठा मुंह करके चले जाओ अब यहाँ से, बरोबर ना भाई, मिठाई खा के अब सब जाओ, अब सब खत्म हो गया। सो आखिरी मीटिंग जब हो, उसके बाद वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी, जब लास्ट मीटिंग होती है तो लास्ट मीटिंग में जो कुछ भी हुआ वो कोर्ट को जाके बताना पड़ता है, कोर्ट को तो आखिरी में बताना ही पड़ेगा। कोर्ट जो है वो सब चीजें चेक करती है कि हाँ भाई सब एसेट बरोबर गए, सब लायबिलिटीज बरोबर पे हो गई, बरोबर, जो भी इन्होंने बताया वो सब लीगली कामकाज हुआ है। कोर्ट भी जब जो है वो डिक्लेयर करती है तो वो डेट देती है कि बस ये डेट हो गई, अब से आपकी कंपनी वैलिड नहीं है, ठीक है ना, वो कंपनी का डिसोल्यूशन हो गया। उस दिन से कंपनी का लीगल एग्जिस्टेंस खत्म, ठीक है। ये होता है मेंबर्स के थ्रू, कि वाइंडिंग अप बाय मेंबर्स। सेम प्रोसीजर, ऑलमोस्ट सेम प्रोसीजर रहती है जब आता है वाइंडिंग अप बाय क्रेडिटर। ये भी वॉल्यूंटरी वाइंडिंग अप ही है, लेकिन वाइंडिंग अप बाय क्रेडिटर्स। अब इसमें एक बात समझना कि जब जो है वो कंपनी इनसॉल्वेंट कंडीशन में हो, या कंपनी के ऊपर कर्जा बहुत हो, बरोबर, और कंपनी ये डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी ना डिक्लेयर कर पाती हो। डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी जरूरी नहीं है, ये एक टॉपिक समझना, फिर ये पूरी प्रोसीजर ध्यान में रहेगी कि डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी जरूरी नहीं है जब कंपनी बंद होने वाली हो तभी ही डिक्लेयर होता है। डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी कितनी बार कोर्ट ऑर्डर देती है, क्रेडिटर्स ऑर्डर देते हैं, तब भी ये आता है कि कोई क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर कोई भी जिनसे हमने उधार लिया हुआ है, भले वो बैंक हो, कोई जो है वो दूसरा बिजनेस हो जिनसे रॉ मटेरियल लिया है, कोई भी हो, जहां जहां पे हमारी लायबिलिटी है, तो अगर उनको कभी लगता है कोई बैंक से हमने लोन लिया और उसे लग रहा है कि नहीं यार ये कंपनी तो लॉस में जा रही है, तो बैंक हमसे डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी मांगती है। वो कहती है कि भाई बताओ, एक सर्टिफिकेट लेके बताओ या कंफर्म करके बताओ कि आपके पास पैसे हैं, बरोबर। तो अगर बाय चांस कंपनी ये बोल रही है कि हाँ भाई हमारे पास पैसे हैं, आप चिंता मत करो, तो फिर कोई बात नहीं है। लेकिन अगर कंपनी इनसॉल्वेंट कंडीशन में है, क्रेडिटर्स जो है वो डिमांड कर रहे हैं कि भाई डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी लाओ भाई, बताओ कि तुम पैसे दोगे हमारे के नहीं दोगे, और अगर बाय चांस कंपनी जो है ये चीजें नहीं बता पा रही, डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी नहीं बता पा रही है, तो क्रेडिटर, बाहर का इंसान, कंपनी को नोटिस देता है कि आपकी कंपनी बंद करनी पड़ेगी, बराबर। जरूर पड़ी तो वो कोर्ट में भी जो है वो केस कर देता है कि ये भाई ये कंपनी जो है वो बंद कर दो, कि ये कंपनी का कर्जा बढ़ गया और ये डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी नहीं बता पा रहे हैं, ठीक है ना। तो क्रेडिटर वो नोटिस देते हैं और हमारी कंपनी बंद हो सकती है। इसे कहते हैं वॉल्यूंटरी वाइंडिंग अप बाय क्रेडिटर्स। पर इसमें कोर्ट की दखल अंदाजी ना भी हो भी, दोनों पॉसिबिलिटी है, पर अगर कोर्ट नहीं है तो वो वॉल्यूंटरी कहलाता है हमारा, ठीक है। तो सिंपल बात समझो कि जब कंपनी इनसॉल्वेंट कंडीशन में है और क्रेडिटर अगर नोटिस दे रहे हैं कि भाई तुम्हारे पास पैसे नहीं है, क्यों चल रहे हो आगे, बंद कर दो, तो हमें कंपनी बंद करनी पड़ती है।
ऐसे में अगर कंपनी के डायरेक्टर डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी डिक्लेयर कर देते हैं तो फिर हमारी कंपनी बंद नहीं होती। लेकिन अगर डायरेक्टर ये नहीं बता पा रहे तो फिर कंपनी को बंद करना पड़ता है। और ऐसे में कंपनी को बंद करना हो ना, तो जो क्रेडिटर्स हैं उनके पास ज्यादा पावर रहता है। इस प्रोसीजर में मेंबर्स के पास पावर रहता है, जो कंपनी के मेंबर ही हैं। इस प्रोसीजर में किसके पास पावर रहता है? क्रेडिटर्स के पास। सपोज मैंने कोई बैंक से लोन लिया है, बरोबर, और उस बैंक ने मेरे ऊपर केस कर दिया या नोटिस भेज दिया कि आपकी कंपनी बंद कर दो, आप जो है वो कर्जा नहीं चुका पा रहे हो, ठीक है ना। बैंक ने मेरे ऊपर अगर नोटिस दे दिया और अगर सपोज मैं सच में कर्जा नहीं चुका पा रहा हूं तो मुझे कंपनी बंद करनी पड़ेगी। और उसके बाद बैंक हमेशा कंपनी के अंदर रहेगी, या बैंक के कोई मेंबर हमेशा कंपनी के अंदर रहेंगे। ये क्रेडिटर कंपनी के अंदर बैठ के काम करेंगे और ये चेक करेंगे कि भाई बरोबर पूरी प्रोसीजर चल रही है कि नहीं वाइंडिंग अप की, ठीक है। तो ये वो प्रोसीजर है वाइंडिंग अप बाय क्रेडिटर्स। अब इनमें भी प्रोसीजर वो सेम ही रहती है जैसे इसमें रहता है, खाली पहला स्टेप इसमें चेंज रहता है कि इसमें डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी होता है। मेंबर्स कहते हैं भाई पैसे हैं हमारे पास पर अपनी इच्छा से बंद कर रहे हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ पे सबसे पहले मीटिंग ऑफ मेंबर एंड क्रेडिटर्स। जो क्रेडिटर्स हुए, फिर से बोल रहा हूँ, क्रेडिटर मतलब कोई भी है, भले वो बैंक हो, कोई इंस्टीट्यूशन हो, कोई दूसरी कंपनी जिनसे रॉ मटेरियल लिया है, कोई भी हो, कि वो क्रेडिटर नोटिस देते हैं कि भाई एक मीटिंग रखो और हमें क्लियर करो भाई क्या करना है, बराबर। तो क्रेडिटर और मेंबर्स की, कंपनी के मेंबर, डायरेक्टर और क्रेडिटर, इनकी मीटिंग होती है जिसमें वो क्रेडिटर हमें नोटिस देते हैं कि आपकी कंपनी बंद करनी है, बराबर। तो वो मीटिंग होती है जिसमें डिक्लेयर हो जाता है कि अब बस कंपनी बंद ही करनी है। सबसे पहले वो मीटिंग, देन अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन। फिर चेयरमैन को अपॉइंट किया जाता है। एक्चुअली ये दोनों प्रोसेस साथ में ही होती है। चेयरमैन वही ना जो पूरी मीटिंग को जो है वो संभालता हो, बरोबर। तो वो चेयरमैन को अपॉइंट किया जाता है जो उस मीटिंग में ध्यान रखता है और चेक करता है कि हाँ भाई मीटिंग में सब बरोबर हुआ, सच में कंपनी के बंद करने की नौबत आ गई है। तो वो चेयरमैन अपॉइंट हो गया, उसके बाद रिजोल्यूशन। अब आगे की प्रोसेस सेम रहती है, बरोबर ना। फिर रिजोल्यूशन पास होता है कि कंपनी में रिजोल्यूशन पास हुआ, बरोबर ना। आखिरी जो है वो डिक्लेयर हुआ कि अब कंपनी बंद करनी है, अब कंपनी आगे नहीं चलेगी, ठीक है ना। ये रिजोल्यूशन पास हो गया। देन जो रिजोल्यूशन आया, देन नोटिस टू रजिस्ट्रार। तो वो कंपनी के रजिस्ट्रार को जाके नोटिस देनी होती है कि देखो भाई हमने, क्रेडिटर्स ने नोटिस दिया है हमें, हम कंपनी बंद कर रहे हैं, अब अपनी इच्छा से नहीं चुका पा रहे हैं, जो कुछ पैसे होंगे वो थोड़े थोड़े दे देंगे, बाकी कुछ हुआ तो घर के एसेट्स बेचकर भी देंगे, देना ही पड़ेगा भाई, बरोबर। क्योंकि जैसे मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया, जब तक कंपनी अपना पूरा कर्जा नहीं दे पा रही है तब तक कंपनी का एग्जिस्टेंस रहता है, तब तक कंपनी पूरी तरह से बंद नहीं है। तो क्रेडिटर नोटिस भी दे रहे हैं तो जितने कंपनी में पैसे हैं वो उसके हिसाब से दे देने हैं, नहीं है तो जो मेंबर, जो मालिक है, वो घर की चीजें बेचकर भी क्रेडिटर को पैसे देगा, बरोबर। सो रजिस्ट्रार को नोटिस दिया जाता है कि हम कंपनी बंद कर रहे हैं और सबके पैसे बरोबर देंगे भाई। देन अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर, इसकी तरह फिर लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाता है जो कंपनी के सब फाइनेंशियल जो है वो एक्टिविटीज संभालेगा, आखिरी में सभी एसेट्स को बेचेगा, सभी लायबिलिटीज को पे करेगा। नहीं हुआ तो ऑनर को कहेगा कि जाओ भाई घर की चीजें बेचकर भी इसको पे करो, ठीक है ना। ये लिक्विडेटर का काम। रेम्यूनरेशन ऑफ लिक्विडेटर, फिर जो लिक्विडेटर है उसका रेम्यूनरेशन, उसकी पगार नक्की होती है। अब किसी को पैसे दो के न दो, लिक्विडेटर को पहले देने पड़ते, नहीं तो मैं काम ही नहीं करूंगा। मेरी कंपनी बंद करनी है, मैंने इसको अपॉइंट किया हो कि भाई अब तुम्हें पूरा काम संभालना है, पहले वो कहेगा पहले मेरे पैसे, भाई तुम्हारे पास पैसे ही नहीं है, मुझे ही नहीं मिले तो मैं काम क्यों करूं। जस्ट एक बात है कि भाई उसकी रेम्यूनरेशन जो है वो नक्की की जाती है लिक्विडेटर की, कि भाई उसे कितने पैसे मिलेंगे। देन कमिटी ऑफ इंस्पेक्शन, हाँ ये एक होता है कि इस सिचुएशन में ये एक नई बात है कि इंस्पेक्शन की एक कमिटी रखी जाती है, मतलब एक स्पेशल कमिटी, एक स्पेशल टीम बनाई जाती है जो क्रेडिटर्स ही बनाते हैं, बाहर का इंसान बनाता है कंपनी के लिए एक टीम, जो ये चेक करती है, ये इंस्पेक्ट करती है कि भाई कंपनी में आखिरी डिसोल्यूशन की प्रोसीजर लीगली हो रही है कि नहीं हो रही, बरोबर। कहीं ऐसा तो नहीं कि कंपनी आखिरी में घपला कर रही है ना। कंपनी जानबूझ के कहती हो हम तो पैसे नहीं देंगे भाई लायबिलिटीज को, बरोबर ना, खुद जो है वो पैसे अपनी जेब में रखती हो। तो इन शॉर्ट कुछ भी इलीगल तो नहीं हो रहा है ना, उसे चेक करने के लिए एक कमिटी रखी जाती है। देन कैसेशन ऑफ पावर्स, ये जो इसमें भी था कि जब लिक्विडेटर आ जाता है तो कंपनी के जो डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो पूरी टीम, मैनेजिंग डायरेक्टर, कंपनी के मेंबर्स, मैनेजर, सबका पावर खत्म कर दिया जाता है, बराबर ना। सबका पावर होल्ड में रख देते हैं कि नहीं भाई अब इनके पावर नहीं चलेंगे, अब जो लिक्विडेटर बोले।
देन रीअपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर, ये यहाँ पे भी बताया ना कि अगर बाय चांस लिक्विडेटर कोई भी रीजन से मना कर देता है, मैं नहीं करूंगा प्रोसेस भाई, ठीक है ना, बहुत झंझट है उसमें, तो फिर दूसरे जो है वो लिक्विडेटर को रखा जाता है, ठीक है ना, रीअपॉइंटमेंट करना पड़ता है अगर ऐसी सिचुएशन हुई, नहीं तो फिर वही चलेगा, ठीक है। रीअपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर, अगर कोई भी लिक्विडेटर नहीं आ रहा है तो जो मेंबर्स होता है ना, कंपनी के जो मेंबर्स हुए, उनके जो नॉमिनी है, नॉमिनी होता है ना, जब कंपनी के रूल बुक में ही लिखा हुआ था कि इसको कुछ भी हो गया तो उसकी जगह पे ये आएगा भाई, ये जवाबदार होगा, तो अगर कोई भी लिक्विडेटर नहीं बन रहा है तो जो मेंबर्स होते हैं, मेंबर के नॉमिनी, उसे लिक्विडेटर बनाया जाता है, जो क्रेडिटर्स बनाते हैं, बरोबर ना। यहाँ पे क्रेडिटर्स के हाथ में ही तो सब है, अगर और कोई लिक्विडेटर नहीं हो रहा तो मेंबर के नॉमिनी को बुलाया जाता है कि अब तुम लिक्विडेटर हो, तुम करो काम, और उसे करना ही पड़ता है फिर। देन मीटिंग ऑफ क्रेडिटर, ये भी वही बात कि अगर सपोज डिसोल्यूशन की प्रोसीजर 1 साल से ऊपर चल रही है, साल तक चल रही है, तो जो भी मीटिंग्स होती हैं साल में 4 बार, 3 बार, 2 बार, जितनी भी बार होती हो, वो क्रेडिटर सब बुलाते हैं, बराबर। मैंने बताया ना भाई, क्रेडिटर सपोज बैंक से लोन लिया तो बैंक के 2 लोग वहां बैठेंगे ही जब तक कंपनी बंद ना हो, तो वो बार बार मीटिंग बुलाते रहते हैं कि हाँ भाई बताओ प्रोसीजर कहाँ तक पहुंची। एंड आखिरी में वाइंडिंग अप, जब सब चीजें क्लियर हो गई, सबके पैसे चुकते हो गए, घर की चीजें बेचकर भी जो है वो पैसे दे दिए हमने, सब चीजें जब जो है वो क्लियर हो गई, तो आखिरी में जो है वो लास्ट मीटिंग होती है जिसमें क्रेडिटर डिक्लेयर करते हैं, मेंबर डिक्लेयर करते हैं कि कंपनी खत्म हो गई भाई। वो रिजोल्यूशन, वो नोटिस जाके कोर्ट में देते हैं, कोर्ट भी आखिरी में चेक करती है कि हाँ भाई सब लीगली हुआ, सब चीजें बरोबर हो गई, और कोर्ट एक डेट दे देती है कि बस आज से ये कंपनी बंद, बराबर ना, वो फाइनली वाइंडिंग अप हो गया, वो वाइंड अप हो गया, और उस डेट से कंपनी का लीगल एग्जिस्टेंस खत्म हो। अरे बात ध्यान, समझ में आ रहा है ना पॉइंट, बराबर। तो जैसे लास्ट हमने चैप्टर देखा डिसोल्यूशन का, कंपनी बंद, बराबर, वैसे ही अगर इनके आखिरी के कुछ टॉपिक हुए या दूसरे कुछ भी रिवीजन हुआ, वो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। ओके, चल, थैंक यू।